तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 12 नंबर। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। मिथिला जो है बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है, जिससे दरभंगा है, मधुबनी का क्षेत्र कुछ आते हैं, नेपाल का ही कुछ पोर्शन उसमें टच करता है। तो इसमें कहता है कि मिथिलापुरी जो जैन तीर्थ थे कौन कौन जाने जाते हैं। तो भगवान एक मल्लीनाथ थे और एक भगवान नमीनाथ थे। तो भगवान मल्लीनाथ जो थे 19th नंबर के जैन तीर्थकर थे और नेमीनाथ 21st नंबर के तीर्थकर थे। और इन्होंने जो है ना मिथिलापुरी जैन तीर्थ के नाम में अभी भी जाना जाता है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक थे। तो परवर्ती का मतलब होता है कि गुप्त वंश के पश्चात, यानी 5th से 8th शताब्दी तक। तो उसमें आप देखेंगे कि नरसिंह गुप्त बालादित्य थे, बुद्धगुप्त थे, देवश्री हर्षगुप्त थे, और उसमें जो है अंतिम जो था श्री जीवित गुप्त प्रथम थे, जिनका जो कार्यकाल है 525 से लेकर के 550 ईस्वी तक में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि मोखरी वंश का हुआ था, ठीक है। और कर्नाट वंश का जो शासक थे नान्य देव थे, उसके बाद नरसिंह देव थे। हड़यक वंश जो थे हसीन मसुकसा, तो वो जो राजवंश थे हड़यक वंश में आप देखेंगे कि बिंबिसार थे। आगे जो है 4th नंबर में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगति भी करवाए थे कुंडलमल कश्मीर में, और उसके समय में वसुमित्र और उसमें अध्यक्षता किए थे अश्वघोष और वसुमित्र ने। तो उसमें कहा जाता है कि कनिष्क के दरबार में वसुमित्र थे, नागार्जुन भी थे, और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। वो अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के पश्चात बुद्ध की ज्ञान की बौद्ध स्थली को यात्रा किए थे। तो 10वें वर्ष किए थे, और 269 ईसा पूर्व में जब वो राज्याभिषेक किए थे तो उसके 90वें वर्ष में कलिंग नरेश खारवेल के खिलाफ अटैक किए थे और लाखों लोग का कत्लेआम किए थे। उसके पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिए, और उन्हें कहा जाता है कि उपगुप्त ने उन्हें शिक्षा दिए थे। 6th नंबर में हम देखते हैं कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत यानी एम्बेसडर बनाकर भेजा था। तो डायनोसियस ने भेजे थे। मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। तो मेगास्थनीज जो थे इन्होंने इंडिका की रचना किए, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक आए थे। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ब्रात्य शब्द का। और कीकट जो है, कीकट बिहार को कीकट के नाम से जाना जाता था, जिसे एक अपवित्र देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। तो पाटलिपुत्रा से था। और आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, पाई का मान दिया, और आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री विद थे जिन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है कि पाल कालीन कलाकार जो थे विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे। तो वर्तमान में जो नालंदा राजगीर है वहाँ के वो निवासी थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी की जो हत्या था उसका ही जो कमांडर थे अली मर्दान खिलजी, उन्होंने 1206 ईस्वी में जब बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पे आक्रमण करना चाहता था तो उनका जो हत्या हुआ नींद में ही कर दिया गया। बख्तियार खिलजी के बारे में समझते हैं कि इन्होंने लगभग 2-3 ऐसा युद्ध किया जो निर्णायक था कि बिहार पर उन्होंने काफ़ी विजय प्राप्त किया, और बौद्ध जितने भी अनुष्ठान थे उनका उन्होंने क्या किया, विनाश किया। लगभग बिहार पर विजय और बौद्ध जो अनुष्ठान केंद्र का जो विनाश किया वो 1200 ईस्वी में किया, जिसमें कि धर्मपाल द्वारा जो निर्मित विक्रमशिला महाविहार था उनको नष्ट किया गया। एक मिनहाज उस सिराज जिन्होंने तबकात नासरी की रचना किए हैं, उसमें बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार शब्द का अपने सैनिकों के लिए बुलाने का उसमें बात कही गई है। नेक्स्ट है कि बंगाल विजय, उन्होंने 1203 में बंगाल विजय किए और तिब्बत पर जो आक्रमण किया 1206 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल के नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित करके दरिया खान नोहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया गया। तो इसके बारे में कहा जाता है हुसैन शाह सरकी।
शेर शाह और हुमायूं के बीच में दो तीन युद्ध लड़े गए थे, 2 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें से कहा जाता है कि शेर शाह ने हुमायूं को काफ़ी शिकस्त दिए। उसमें से एक चौसा का युद्ध है। चौसा वर्तमान बक्सर जिला में पड़ता है बिहार में, और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। और कन्नौज या जो बिलग्राम का युद्ध है जो वर्तमान यूपी में पड़ता है, वो उसके बीच जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में युद्ध हुआ, और इतनी बुरी तरह से हुमायूं को पराजित किया कि उन्होंने 15 साल के लिए निर्वासित हो गए थे यहाँ से। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन थे? तो शाहजहाँ के काल में बिहार का जो सूबेदार थे वो शाहिस्ता खान थे। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 में। 1857 की क्रांति को एक सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी इसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 में। इसमें कहा जाता है कि जो लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था, उन्होंने राष्ट्रवाद की ताकत को तोड़ने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, जिसके तहत 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से उन्होंने घोषणा किया और बंगाल विभाजन के लिए, और बंगाल विभाजन पूर्णतः प्रभावी के लिए उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट यानी प्रभावी कर दिया, जिसके पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल में राखी बंधन दिवस को मनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, और सेम टाइम बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में भी मनाया गया। नेक्स्ट है 16 नंबर कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत 22 मार्च 1912 को किया गया, इसलिए बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को भी मनाया जाता है। और बिहार से अलग उड़ीसा जो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा गवर्नमेंट उत्कल दिवस बनाती है। और फिर बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, जिसमें कि 15 नवंबर को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाने की घोषणा की गई है। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी? तो इसका आंसर है जैनुद्दीन हैबत जंग। शेर खां यानी शेरशाह सूरी के पिता जो हसन खान थे, वहाँ कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के थे। सासाराम वर्तमान में बिहार में आती है। नेक्स्ट है कि पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो पीर अली थे। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे और महान स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत भारी शिकस्त दिए थे। कोल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 के बीच में हुआ था। यह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। इसका जो नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदारा महतो, और ये जो थे कोल विद्रोह होने के पीछे क्या कारण थे? एक्चुअली जो जनजातीय क्षेत्र पड़ता है झारखंड, उसमें ब्रिटिशर्स ने यानी जो बाहरी लोग होते हैं उनको दीकू कहा जाता है जनजातीय समुदाय में। तो जब दीकू का एंट्री हुआ तो उन्होंने क्या हुआ कि उनको जल, जमीन, जंगल से बेदखल करना शुरू कर दिया। तो उसमें कहा जाता है कि उनको भूमि जो स्वामित्व है वो छीनने की कोशिश किया। प्रशासनिक प्रणाली, रूढ़िवादी ताकत, आर्थिक शोषण किया गया, भारी मात्रा में टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे कि गुस्सा होकर के, जिससे कि वो आत्मसम्मान से उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसका संस्कृति सभ्यता से खिलवाड़ किया गया। उसके पश्चात उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह के पश्चात नतीजतन ये आया कि लिबरल होना पड़ा ब्रिटिशर्स को, और जो जल, जंगल, जमीन पे जो हकदार है जनजातियों को दिया गया कुछ हद तक, और इस विद्रोह को थॉमस विल्किंसन के नेतृत्व में दबा दिया गया था। नेक्स्ट है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो आप जानते हैं कि चंपारण जो 1917 में 3 कट्ठिया पद्धति उन्मूलित किया गया, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य है, क्योंकि उस समय कृषि का वाणिज्यिकीकरण हो चुका था और अंग्रेज ने अपने हित में अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए यहाँ नील हो, कपास हो, चाय को कृषि में के क्षेत्र में किसानों को इस तरह से राजस्व बढ़ाया कि वो विवश होकर के चाय हो, नील हो, ये सब उपजाने को विवश हो जाए। तो उससे निजात दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आइए हमारे चंपारण जो किसान भाई हैं
उनका जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाया जा सके। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? तो औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं कि वो 1658 से 1707 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था और इन्होंने नृत्य पर भी पाबंदी लगाई थी। ठीक है, इसमें मुगल साम्राज्य जो है 1526 से 1857 तक का कार्यकाल था, जिसमें बाबर थे जो 1526 से 1530, हुमायूं जो थे 1530 से 40, फिर 1555 से 1556, फिर अकबर जो थे 1556 से 1605, जहांगीर जो थे 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से लेकर 1658 और अंतिम जो थे औरंगजेब 1658 के पश्चात 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मुगल जो साम्राज्य था उसके पतन के पश्चात कुछ उत्तर मुगल कालीन शासक आए, जिसमें कि बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर जिनका कार्यकाल 1713 से 1719 थे। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर जो थे जिन्होंने सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे। फिर भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान पटना कब आए थे? तो 1821 में आए थे। किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद है जिन्हें देश रत्न कहा जाता है, मजरुल हक है, ब्रजकिशोर प्रसाद है, मौलाना नूरुल हसन है। इसमें चारों आंसर सही है। 26 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत का उल्लेख किया गया है? तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था था इसको संवैधानिकता दिलाने के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पी.के. थुंगन समिति 1988 और एल.एम. सिंघमी समिति 1986। ठीक है, उसके पश्चात एल.एम. सिंघमी के सिफारिश पर संवैधानिकता इसको दिया गया और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। और पंचायती जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिकता स्थिति दिया गया, जिसमें भाग 9 में इसका वर्णन है और अनुसूची 11 जिसमें 29 विषय की जानकारी है। अनुच्छेद 243 के जी में उनकी जो शक्ति है उसके बारे में उल्लेख है। यहाँ पे 243 का के का मतलब कलेक्शन से याद रखिए। कलेक्शन मतलब इलेक्शन, यानी 5 वर्ष में उनका चुनाव होगा, उससे संबंधित है। 243 का एल का मतलब लागू, लागू मतलब कहाँ? तो यूटी क्षेत्र में भी पंचायती व्यवस्था लागू होगी। और 243 का ओ का मतलब होता है वो नहीं करेगा हस्तक्षेप। कौन नहीं करेगा? तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी भी पंचायती चुनावी मामले में। तो आपको बताए थे कि इसका आर्टिकल 243 से लेकर के 243 के ओ तक है। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250 होनी चाहिए। और आप एक जानते हैं कि पीएम सड़क योजना के लिए मिनिमम जो होना चाहिए वो 500 होना चाहिए पॉपुलेशन। किसी पंचायत समिति में कितने स्थायी सदस्य समिति होते हैं? तो 7 होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में ही कृषि पर ध्यान दिया गया, जिसमें जो है ना कृषि की पदोन्नति हो, सिंचाई हो, उसके लिए उन्होंने नदी को एक मंदिर की संज्ञा भी दिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के पश्चात बिहार उड़ीसा के प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है? तो इसमें हम आपको एक कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल का शॉर्ट ट्रिक है, राजा का जो नाक है योगा से साफ, यानी राजा से राज्यपाल, का से कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है, ना से जो है नियुक्ति होना चाहिए, नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति करती हैं, का से होता है कार्यकाल, योगा से उनकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, जैसे उनकी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, सेवा शर्तें 158 में उनका जो वेतन है उनका भत्ता क्या होना चाहिए। उसके बाद साफ से शपथ है, शपथ मतलब राष्ट्रपति उन्हें जो है जो राज्य के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है।
तो इसमें आर्टिकल जो है 153 में राज्यपाल का बारे में वर्णन किया गया है। राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगा 154 के तहत। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगी 155 के तहत। और वो का से कार्यकाल उनका टेन्योर जो रहेगा या फिर उनको जो है अगर संवैधानिकता में विफल होता है, कोई इलीगल एक्टिविटी में भाग लिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाने का भी प्रावधान 156 में है। योग्यता एलिजिबिलिटी 157, सेवा शर्तें 158, शपथ है 159। इसमें और भी आर्टिकल है कि 160 में कहा जाता है कि आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्य के बारे में। 161 में है कि क्षमादान की शक्ति, हालांकि राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति से कम है। 163 में राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की जो भूमिका होनी चाहिए। 164 में है कि राज्य परिषद का गठन है। 167 मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच में संबंध है। और 167 में ही कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक पुल यानी ब्रिज यानी सेतु का कार्य करते हैं। जितने भी कार्य हैं वो उनसे अवगत कराते हैं। 176 में विधानसभा को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कि 32 में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सेशन के कितने दिन भीतर होते हैं? तो 6 सप्ताह यानी 42 दिन। किसी यह जो है 1861 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। किसी विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। ठीक है, और सर्वोच्च इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें जो है न्यू जो पार्लियामेंट है उसके पहले जो है हमारा जो पार्लियामेंट बना था 1921 से लेकर 1927 तक बने थे। और उनका ब्रिटिश जो इंजीनियर थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने बनाए थे। न्यू पार्लियामेंट के बारे में जो बनाया गया है, चूँकि अभी जो है सीटों की संख्या जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ी गई है, जिसके पश्चात न्यू पार्लियामेंट का बनाना अनिवार्य था, क्योंकि इसका लगभग 100 ईयर्स पूरा होने को है। और इन्हें अब एक स्मारक के रूप में उन्हें घोषित किया गया है। न्यू पार्लियामेंट के बारे में हम जानते हैं कि इसका जो रचना है आर्किटेक्चर बिमल पटेल किए थे। और इन्हें जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इन्हें बनाए हैं। न्यू पार्लियामेंट की संरचना टाटा प्रोजेक्ट ने बनाए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही किए हैं। और इसमें एक चीज़ कहा जाता है कि इनमें बैठने का जो सीट है 888 लोकसभा में और 384 है राज्यसभा में, यानी टोटल जो सीट की संख्या है टोटल 1272 हो गई है, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। लोकसभा बिल्डिंग का जो थीम है, जो बनाने का जो उनका मॉड्यूल था, वो मोर यानी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उनके थीम पे बनाया गया है लोकसभा। और जो कमल है वह राज्यसभा को बनाया गया है कमल के थीम पे। इसमें एक भी कहा जाता है कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट का जो मेन बिल्डिंग है उसके ऊपर 9500 kg का और 9500 kg कॉपर का बना हुआ 6.5 मीटर ऊंचा एक अशोक स्तंभ है। और जिसमें कि सत्यमेव जयते लिखा गया है। आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति या किसी महापुरुष के पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति लेना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए बिहार का प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितनी संख्या है? तो अध्यक्ष सहित टोटल जो है ना टोटल 6 होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1993 में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? श्रीधर वासुदेव सोहोनी थे। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। और राष्ट्रीय प्रतीक तो हमारा भारत का अशोक स्तंभ है जो 1950 में अपनाया गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अगर जनजाति पूछा जाए तो कटिहार में है, उसके बाद जमुई में है, लेकिन यहाँ प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत जो है वेस्टर्न चंपारण में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला की संख्या कितना था? तो 1 है। और बिहार का जो लिंगानुपात था 918 था, लेकिन अभी 2023 का जाति आधारित जनगणना में पाया गया कि बिहार का लिंगानुपात यानी 1000 पुरुष में 953 महिलाएं का गणना किया गया है। नेक्स्ट है कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्लाईवुड यानी अभी के जो फेमस उद्योग है वो वैशाली में है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह जो है
अंडमान निकोबार से टकराने के पश्चात जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान निकोबार से टकराने के पश्चात मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराने के पश्चात जब रिट्रेस होती है तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहाँ भारी मात्रा में वर्षा कराती है। तो अगर वर्षा किस क्षेत्र में होती है बिहार के पूछेगा तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, और किस मानसून से होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है। और पंजाब में वर्षा जो होती है लगभग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली की योजना की शुरुआत कब किए थे? तो हर एक घर में बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि बुनियादी संरचना के अधीन आती है। 25 सितंबर 2017 को कहलगांव एनटीपीसी, कहलगांव विद्युत परियोजना एनटीपीसी है। बिहार में अगर देखा जाए तो बरौनी में भी एनटीपीसी है, कहलगांव में है, बाढ़ में भी सुपर थर्मल पावर प्लांट है। अब सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है, जिस विद्युत जो परियोजना है उसमें 2000 मेगावाट से अगर ज़्यादा का प्रोडक्शन करती है बिजली तो वो सुपर थर्मल पावर स्टेशन में कहलाएगा। और 2000 से नीचे जो कराएगी वो सिर्फ थर्मल पावर स्टेशन हो गए, बिजली केंद्र हो गए। तो उसमें कहा जाता है कि जो कहलगांव है और एक बाढ़ जो है, दोनों सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं बिहार के। और अभी हाल में ही एक नबीनगर में भी एक एनटीपीसी की स्थापना हो रही है। प्रशासनिक नानक जल कुंड कहाँ है? राजगीर में। मुंगेर में देखेंगे तो सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है। नवादा में देखेंगे तो ककोलत जलप्रपात है, ठीक है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में। अब देखिए कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि क्या है? तो अभी कृषि रोड मैप के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो कृषि रोड मैप है, पहला कृषि रोड मैप 2008 से 12 किया गया, दूसरा जो है 2012 से 17 किया गया, तीसरा कृषि रोड मैप जो है 2017 से 2022-23 के आसपास किया गया था, और चतुर्थ जो रोड मैप है भारत के जो आदरणीय राष्ट्रपति 18 अक्टूबर 2023 से लेकर के उन्होंने घोषणा किया, और इनका जो टेन्योर रहेगा 2027 तक। तो चौथा पूछेगा तो 18 अक्टूबर 2023 से 27, तीसरा पूछा है इसलिए 2017 से 22-23 तक। अब हम कृषि रोड मैप बिहार ने क्यों लाया है? तो कृषि रोड मैप लाने का उद्देश्य था कि चूँकि बिहार की जो जनसंख्या है लगभग 77% कृषि पर निर्भर है, तो और बिहार की जो आर्थिक गतिविधि का केंद्र कृषि भी रहा है, इसलिए कृषि का उत्थान जो है बिहार सरकार के सेंट्रल पॉइंट में है। अब कृषि रोड मैप लाने का उद्देश्य क्या है कि कृषि में नवाचार हो, उनमें टेक्नोलॉजी का समावेश करके मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे उनका किसानों को लागत कम करके सिंचाई हर खेत में जो सिंचाई की जो लक्ष्य है 2027 तक, उसे अवगत करा करके कृषि उत्पादन में वृद्धि किया जाए। किसानों की आय कैसे वृद्धि किया जाए? तो किसानों की आय तभी वृद्धि होगी जब जो बुनियादी जो उनका जो भी कृषि करने के पहले लागत हैं उन्हें कम करना, और उन्हें हाइब्रिड बीज तैयार करके देना, और जो कीटनाशक हैं जो भी बाहरी प्राकृतिक आपदा से उन्हें सुरक्षित प्रदान करना। तो किसान की आय उससे वृद्धि होगी। किसान की आय वृद्धि होगी चूँकि बिहार की अधिकतम जनसंख्या जो है ग्रामीण पर निर्भर करती है, तो ग्रामीण का भी विकास होगा। ग्रामीण विकास होगा तो उन्हें क्या होगी? खाद की सुरक्षा होगी, यानी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से जैविक खाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। हाशिए पर के जो भूमिहीन हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी सशक्त होगी और सबका उत्थान होगा। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी यानी नवाचार को बढ़ावा दे करके ग्रामीण अर्थतंत्र को सुधारा जा सकता है। चूँकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए कृषि उनका एक केंद्र बिंदु रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल की सीमा साझा नहीं करती है, तो पश्चिम बंगाल से सिर्फ 3 जिला साझा करते हैं बिहार, जिसमें कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो टर्सरी पाई जाती है। जो विंध्य जो पहाड़ है वो भारत को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब विंध्य और जो सतलज है, विंध्य और सतपुरा की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी बहती है, जो एक एस्चुरी बनाती है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो जो थोड़ा उच्चवर्ती क्षेत्र है, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका स्थापना 1 अप्रैल 1949 को किया गया, और ठीक उसी समय जो यूपीएससी है, ली कमीशन के सिफारिश पर 1926 में किया गया था 1 अक्टूबर को।
अभी है कि BPSSC बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, उनका स्थापना 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। और बिहार ह्यूमन राइट कमीशन जो है 3 जनवरी 2000 को किया गया। ये BPSC का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार आ भी चुका है। तो बिहार ह्यूमन राइट कमीशन 3 जनवरी 2000 को, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। धन्यवाद।